साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, अपना भारत बदल रहा है, हिंदुस्तान बदल रहा है, एक बड़ा राष्ट्र विश्व गुरु बनने जा रहा है अपना देश। लेकिन इसका खमियाजा आखिर कौन भुगतने जा रहा है? खबर तो ये है और सारी दुनिया को पता है कि भारत विश्व गुरु बनेगा। ये आरोप है दोस्तों, ये इल्ज़ाम है दोस्तों, और इसी इल्ज़ाम से जुड़ा बलिदान और उसी इल्ज़ाम से जुड़ा है वक्फ। हम सारी बातें आज करेंगे। इल्ज़ाम है, इल्ज़ाम यह है कि एक बड़ा वर्ग जो है, अल्पसंख्यक वर्ग है, वो निशाने पर है। ऐसे क्यों है? ये सिर्फ इल्ज़ाम है या हकीकत है? और फिर हमने वक्फ की बात की, अब बलिदान की बात की। दोस्तों, दान जो होता है सबसे बड़ा बलिदान होता है। आसान काम नहीं होता है करोड़ों की जायदाद को दान कर देना समाज हित के लिए, कल्याण के लिए, कि जिससे देश का, समाज का भला हो। लेकिन मुझे क्यों ना जाने जिगर मुरादाबादी याद आते हैं। उत्तर प्रदेश का एक शहर मुरादाबाद, जहाँ के एक बड़े शायर थे जिगर मुरादाबादी। वो खलिश जिसमें था हंगामे हस्ती बरपा, वक्फे बेताब ये खामोश हुई जाती है। तो क्या ये जो सन्नाटा है ये किसी चीज़ का संकेत है या अंदर अंदर धड़क रही है कोई ज्वाला? सुप्रीम कोर्ट ने बाइंड अप कर दिया वक्फ एक्ट को लेकर जो मामले चल रहे थे। कई तरह के सवाल आए, दर सवाल आए, पक्ष की ओर से, विपक्ष की ओर से, वादी प्रतिवादी की तरफ से। इन सब को जानने के लिए हमारे साथ हैं झारखंड के जाने माने सोशल एक्टिविस्ट और अल्पसंख्यक मामलों के जानकार। बड़ी बारीक नज़र इनकी रहती है और बहुत ही सक्रिय रहते हैं। और एक और जानकारी आपको दे दूं व्यूअर्स, वो ये है, यह भी याचिका दायर करने गए थे लेकिन समय की कमी रही, ना कर सके। तो जनाब एस अली साहब हमारे साथ हैं, जो आमिया के केंद्रीय अध्यक्ष हैं और झारखंड छात्र संघ की भी अगुवाई करते हैं। तो अली साहब, आपका इस्तकबाल है और हम जानना चाहते हैं पूरे मामले को, वक्फ का मामला है क्या और क्यों इतना हंगामा बरपा है? देखिए, वक्फ जो है, अल्लाह के नाम पर हम अपनी निजी संपत्तियों को जी, इस्लाम धर्म के सामूहिक कार्यों के लिए, धार्मिक मामलों के लिए और सामाजिक कार्य और उससे जुड़ा हुआ जो सामाजिक मामले हैं, जो सामाजिक कार्य हैं, उनके लिए अपनी ज़मीन को दान करते हैं जी, वक्फ करते हैं। वो वक्फ की प्रॉपर्टी मानी जाती है। उसमें मस्जिदें होते हैं, मदरसे होते हैं, कब्रिस्तान होते हैं, ईदगाह होते हैं, मज़ार होते हैं और कई ऐतिहासिक स्थलें होते हैं। और उसका इस्तेमाल मुस्लिम समाज करते आ रहा है और लगातार कर रहा है। उसी वक्फ की प्रॉपर्टी को संरक्षित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए देश की आज़ादी से पहले और देश की आज़ादी के बाद कई कानून बनाए गए और कई बार उसमें संशोधन भी किया गया। लेकिन 1995 का जो कानून था, वक्फ एक्ट 1995, उसमें भी कई खामियां थी। उन खामियों को दूर करने के लिए अमेंडमेंट 2013 में भी किया गया था, इसे हम लोग वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2013 कहते हैं। उस एक्ट में जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ है उसको अतिक्रमण मुक्त करने के लिए, कब्ज़ा मुक्त करने के लिए, उन वक्फ प्रॉपर्टीज़ को डेवलप करने के लिए, सुधार करने के लिए कई मुतवल्ली या मैनेजिंग कमेटी के लोग जो नियमित भाड़ा नहीं देते हैं या नियमित विकास या उसका रिपोर्ट नहीं देते हैं, उसके लिए ऐसे कई सुधार किए गए थे। और उसके बाद जो है वक्फ प्रॉपर्टीज़ पर कई बेहतर कार्य भी हुए हैं। लेकिन वर्तमान में जो हमारे केंद्र की जो सरकार है, उन्होंने बिना मुस्लिम समाज के मशवरा किए या वो जेपीसी का गठन किया गया और जेपीसी के द्वारा जो सुझाव मांगा गया था, लगभग 96 लाख के आसपास जो है सुझाव दिया गया। उनमें से अधिकतर सुझाव को उन लोगों ने दरकिनार किया और मनमानी तरीक़ा से ईद के दूसरे दिन, जो एक महीना रोज़ा रखने के बाद ईद का खुशी मिलता है और उस खुशी को मनाते हैं, और ईद के दूसरे दिन रात में 2 बजे जो है लोकसभा में इस बिल को लाते हैं और लोकसभा से पारित करते हैं। उसके 2 रोज़ के बाद फिर राज्यसभा में लाते हैं और राज्यसभा से पारित करते हैं और 2-3 रोज़ के अंदर में फिर महामहिम राष्ट्रपति महोदया से उसमें अनुमोदन प्राप्त करके मोहर लगा के इस बिल को लागू कर देते हैं। इस बिल में कई खामियां हैं। भारत में के संविधान में जो हमें अधिकार प्राप्त है, जो मौलिक अधिकार है, जो समानता का अधिकार है, जो अपने वक्फ संपत्तियों का मैनेजमेंट करने का जो अधिकार है, उन अधिकारों को हमसे छीना गया है।
तो उसके खिलाफ जो है देश के अलग अलग राज्यों में प्रोटेस्ट लोकतांत्रिक तरीके से किया गया, झारखंड में भी किया गया, और बहुत सारे लोग जो है इस एक्ट को जो है सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दिए, और सुप्रीम कोर्ट में इस पर लगातार सुनवाई हुई है। आखिरी सुनवाई था, और सुनवाई के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो जवाब दाखिल हुआ दोनों पक्षों की तरफ से, उसको सुनने के बाद सुरक्षित रख लिया है। अब हम लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो भी दिशा निर्देश आगा उसको देखते हैं, उसके बाद देखने के बाद फिर इस पर हम लोग आगे रणनीति बनाएंगे। नहीं, मनोज सिंघवी साहब ने जो कहा, कपिल सिब्बल साहब ने जो कहा, अपने जो तर्क दिए, उसको सुनने के बाद काउंटर भी किया जस्टिस महोदय ने। उसका सरकार ने जो पक्ष रखा है वो तो मानने को तैयार ही नहीं। आपके लोगों की जो दलील है वो मान ही नहीं रहे। उनका कहना है कि ये धार्मिक मामला ही नहीं है, शरीयत का मामला ही नहीं है, इस्लाम का मामला ही नहीं है, ये एक परंपरा है, ठीक है। और ये भी कहा कि गैर मुस्लिम हो सकते हैं, क्या दिक्कत है? देखिए, अभी वर्तमान में ये 2014 से हम कहें, भारत सरकार खास करके मोदी जी की जो सरकार है वो मुसलमानों पर काफ़ी मेहरबान है। वो उनका टोटल वर्क विकास एजेंडा जो भी है प्लान, वो मुसलमानों को लेकर, खास करके भारतीय मुसलमानों को लेकर ही है। वो तरह तरह का कानून लाते हैं भारतीय मुसलमानों को लेकर, उसी प्रकार उन्होंने ये कानून को भी लाया है। लेकिन उनका ये कानून भारतीय मुसलमानों का विकास नहीं है, उनके धार्मिक आस्था, मर्यादा, परंपरा को चोट पहुंचाएगा, ठेस पहुंचाएगा। और वो तो कहते हैं मुसलमानों के भला के लिए, पसमानदा मुसलमानों को फ़ायदा पहुंचेगा, उनकी अनदेखी की है। नहीं, सबसे पहली बात तो उन्होंने जो कहा कि ये इस्लामिक परंपरा के अनुसार नहीं आता, नहीं, तो उनको जानकारी होना चाहिए कि 622 हिजरी से हमारे प्रोफेट हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़ किया, और वो अरब में, और आज भी वो वफ़ की प्रॉपर्टी से जो आमदनियाँ होती है वो गरीबों के बीच में तकसीम किया जाता है, ज़रूरतमंदों के बीच में तकसीम किया जाता है। तो पैगंबर साहब ने जब हमारा वफ़ किया अल्लाह के नाम पर, तो हम उनके अनुयायी हैं, हम उन्हीं के अनुयायी के तौर पर जो है अपने निजी संपत्तियों को वफ़ करते हैं और अल्लाह के नाम पर करते हैं। जहाँ पर अल्लाह का नाम हो गया और वफ़ की प्रॉपर्टी जहाँ पर इबादत होता है, तो जाहिर सी बात है कि वो इस्लाम धर्म से जुड़ा हुआ है। इस्लाम धर्म का जो 5 स्तंभ है उसमें से एक स्तंभ ये भी है, उसमें मस्जिद है, ईदगाह है, मज़ार है, कब्रिस्तान है, और भी कई हिस्टोरिकल पहले से दरगाहें हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, उसके साथ साथ जो मुस्लिम समाज में जो बेकारी, जो बेरोज़गारी है, जो सामाजिक मामलात है, उसको दूर करने के लिए भी वफ़ किया गया है, जिसमें हमारे शैक्षणिक संस्थान हैं, हमारे अस्पताल है, हमारे कई दूसरे वर्ग की चीज़ें का निर्माण किया गया। कई जगहों पर खेत खलियान भी है, मदरसा है, स्कूल है, कॉलेज है। हाँ बिल्कुल। तो वहाँ पर से जो आमदनियाँ आती हैं, हॉस्पिटल है, उन आमदनियों को जो है गरीबों को और ज़रूरतमंदों के बीच में खर्च किया जाता है। आप देखिएगा वक्फ एक्ट 1995 का सेक्शन 81, इसमें जो है साफ लिखा हुआ है कि मुस्लिम समाज की वैसी विधवा महिलाएं जिनका कोई सहारा नहीं है, उन बेसहारों को भत्ता दिया जाएगा, और भत्ता मिलता भी है। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जिनको छुपाया गया है, और छुपा के मनमानी तरीके से एक तरफा जो है उन्होंने जवाब दाखिल किया है। तो उसके खिलाफ में हम लोग की तरफ से भी जो है पक्ष रखा गया है, और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का जो डिसीजन आएगा वो भारतीय मुसलमानों के पक्ष में आगा और भारत के संविधान के साथ आएगा। नहीं, पसमानदा पर ध्यान नहीं दिया। पसमानदा का जहाँ तक मसला है, तो वक्फ एक्ट 1995 में कोई फॉरवर्ड और बैकवर्ड का मसला था नहीं। अगर हम एग्जांपल के तौर पर ले लें झारखंड को, तो झारखंड में जो वक्फ बोर्ड का गठन हुआ और उसमें जो सदस्य हैं, उसमें 11 जो सदस्य हैं, 11 में तो 6 सदस्य जो है पसमानदा समुदाय से ही है। तो ये कहना कि यानी कि ये आरोप मिलता था बेबुनियाद है, नहीं आपका कहना कि आरोप बेबुनियाद है। चेयरमैन कौन है? पसमानदा है। उसी प्रकार आप उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड में जाइएगा तो वहाँ पर कई पसमानदा समुदाय के मिलेंगे। महाराष्ट्र चले जाइए, मध्य प्रदेश चले जाइए, कई पर छत्तीसगढ़ चले जाइए आप, तो कई जो सदस्य हैं या अध्यक्ष जो है आपको पसमानदा समुदाय से मिलेंगे। तो ये जो है मनगढ़ंत जो है मुस्लिम समुदाय में जो है ना विभेद पैदा करने के लिए इस प्रकार का चीज़ लाया गया। लेकिन भारतीय मुसलमान भारत के संविधान पर आस्था रखता है, और उसी से ये उम्मीद है कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा वो संविधान के अनुरूप आएगा। देखिए, हमेशा जब सरकार कोई एक्ट लेकर आती है या उसके विरोध में 370 याद होगा, या 3 तलाक का मामला, बहुत हाय तबाह मचाया मुस्लिम सोसाइटी ने, आप लोगों ने। लेकिन अब तो ये आंकड़े ये है कि उससे फ़ायदे हुआ मुस्लिम महिलाओं को। या 370 से कश्मीर की तस्वीर बदली। आज भले पहलगाम हो गया है, लेकिन उसके पहले तो भी पर्यटक बड़ा तेज़ी से जाने लगे थे वहाँ पर,
और उसी से चिढ़कर नफरत पैदा करने के बाद भी पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी जो गतिविधियाँ हुई वहाँ पर। देखिए, पहलगाम की जो घटना है वो निंदनीय घटना है, कायरतापूर्ण घटना है। भारतीय मुसलमान या भारतीय लोग उस घटना की निंदा किए हैं और सरकार से, भारत सरकार से कार्रवाई की मांग किए थे। हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि भारत सरकार जो है सीधा आक्रमण करेगा पाकिस्तान पर और वो जो कश्मीर, जो आधा कश्मीर जो उन लोगों ने हड़प के रखा है, वो उसको पूर्ण कश्मीर के रूप में भारत में मिला लिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। मेरा सवाल ये था, तो मसला ये कि 370 हटाने से जो बड़ी बड़ी बातें कही गई थी कि वहां पर कारखाना लगेगा, उद्योग लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, विकास हो जाएगा, विकास की नदियां बह जाएंगी, लोग जो है खुशहाल हो जाएंगे। तो आप देखे होंगे कि वहां पर कई मीडिया में दिखाया गया है कि वहां पर लोगों के अंदर में बेकारी, बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी बहुत ज्यादा बढ़ा। नहीं, लेकिन टूरिज्म में तो बढ़ा, टूरिज्म से बढ़ा था, लेकिन खुशहाली आ रही थी। आपने टूरिस्टों को सुरक्षा कहाँ दिया? हाँ, वो ठीक है। आप जितना सुरक्षा प्रहरी थे, बीएसएफ के जवान थे, ये केंद्रीय सुरक्षा बल थे, उन्होंने उनको आपने अपने पीछे लगाया। टूरिस्टों को तो सुरक्षा दिया नहीं। अगर सुरक्षा रहता तो ये घटना भी नहीं होता। तो ये मनगढ़ंत बातें हैं और कहीं न कहीं भारतीय मुसलमानों के ऊपर सीधे तौर पर कहा जाए तो वो जाति और जुल्म वर्तमान भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है। ये सब पॉलिटिकल एजेंडा के तहत आप बोल रहे हैं या कुछ पॉलिटिकल एजेंडा का? आप देख लीजिए ना भाई कि आप कोई एक्ट ला रहे हैं भारत के मुसलमानों को लेकर, तो उस समुदाय से, उस समुदाय के जो खास लोग हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, आप उनसे मशवरा कीजिएगा, उससे सलाह मांगिएगा या नहीं मांगिएगा, अपने मन में कुछ भी लेके आ जाइएगा। वो तो जेपीसी के अध्यक्ष तो जगह जगह गए थे, जेपीसी के अध्यक्ष जगह जगह गए थे कोरम पूरा करने के लिए। हम लोग भी जो है वहाँ कलकत्ता गए थे और हम लोगों ने भी जो सुझाव दिया तो उसको कहाँ लागू किया? हम लोगों ने सुझाव दिया, उसको कहाँ लागू किया? ये सुझाव हम लोगों ने दिया, जेपीसी को भेजा, सुझाव कहाँ लागू हुआ? तो जेपीसी जो है वो खाना पूर्ति किया और खाना पूर्ति वो पहले से प्लान था। ये प्लांटेड है कि वक्फ प्रॉपर्टी जो है, जो वक्फ बाय यूजर है, जो अच्छे पैलेस में है, अच्छे स्थानों पर जो वक्फ की प्रॉपर्टीज है उसको कब्जा करना। और पहले से तो 16,000 जो वक्फ की प्रॉपर्टीज है उसको इन लोगों ने काबिज करके रखा है भारत सरकार ने और दिल्ली की सरकार ने और कई राज्यों के सरकारों ने। तो भारत सरकार अगर ये चाह रहा था कि हम भारतीय मुसलमानों का हित चाहते हैं, उनका विकास, रोजगार, उनकी उन्नति चाहते हैं, उनका डेवलपमेंट चाहते हैं, तो जो सरकार के कब्जे में जो वक्फ की प्रॉपर्टीज है, आप पटना चले जाइए, आप दिल्ली चले जाइए, आप महानगरों में जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, तो उन वक्फ की प्रॉपर्टियों से पहले अतिक्रमण मुक्त कराना चाहिए था, कब्जा मुक्त कराना चाहिए था। दूसरा, जिन जिन राज्यों में समय से और नियम अनुसार जो वक्फ बोर्ड का गठन नहीं होता है उसका गठन करवाना चाहिए था। वक्फ बोर्ड में परमानेंट सीईओ नहीं होता है, परमानेंट सीईओ को दाखिल करवाना चाहिए था। जो वक्फ एक्ट 2000 अमेंडमेंट एक्ट जो 2013 या 1995 का जो एक्ट है उसका सही तरीके से अनुपालन करवाना चाहिए था। उन्होंने ये किया नहीं, उन्होंने जो है वक्फ एक्ट को ही बदलने के लिए नया एक्ट लिया आया। तो इस प्रकार का जो उनका रवैया रहा, आपका कहना है कि पहले से जो एक्ट थे पर्याप्त थे, नियमावली? बिल्कुल, वक्फ एक्ट 1995 में वो सारा प्रोविजन है, वो सारा प्रावधान है जो भारतीय वक्फ प्रॉपर्टीज को, जैसे महिला मेंबर नहीं हो सकती या अल्लाह महिला किसी नहीं हो सकता है, पहले थी सेक्शन 13 और 14 आप देखिए ना, यहाँ इसी वक्फ एक्ट 1995 के 13 और 14 देखिए, यहाँ साफ लिखा हुआ कि 2 महिलाओं को आप जो है सदस्य बनाएंगे। तो जिन राज्यों ने नहीं बनाया आप उस पर कार्रवाई करते ना कि आपने क्यों नहीं बनाया जब महिला का प्रोविजन है लेने का। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, ये पूरा एक्ट ही बदलना चाहते हैं 95 का एक्ट को। अच्छा, 95 का एक्ट को 2025 में बदलने का क्या कारण बन गया? जबकि ये एक्ट भी जो है भारत के संविधान के अनुसार दोनों सदनों से पारित है। तो फिर आप जो है नया एक्ट लिया है और तरह तरह के तर्क दिए जा रहे हैं कि इस्लामिक परंपरा के अनुसार नहीं है। आपने कह दिया कि भाई वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य होगा, तो ये तो संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का सीधा उल्लंघन है। क्या हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड में मुसलमान होंगे? ये लिख के देंगे भारत सरकार के जो अटॉर्नी जनरल हैं, या सिख समुदाय का जो धार्मिक बोर्ड है उसमें देंगे, या ईसाई समुदाय का, या जो जैन और बौद्धिस्ट समुदाय के जो धार्मिक बोर्ड होते हैं उसमें ये हम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, भारतीय मुसलमानों की भागीदारी उसमें होगी? अगर होगी तो ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि जो 5 साल प्रैक्टिस मुस्लिम होगा वो जो है वक्फ करेगा। ये हंसने की बात है सबसे। आप बता दीजिए, मतलब वो अब हमको साबित करना पड़ेगा कि हम मुसलमान हैं, ये नहीं है। अब हमको हर वो चीज बताना पड़ेगा। अच्छा, वो साबित कैसे होगा? तो हमको जो है नोटरी के पास जाना पड़ेगा। आप भारतीय के नहीं ये भी साबित करना है और मुसलमान भी है कि नहीं, अब ये भी साबित करना है। वही मैं बोल रहा हूँ कि मैं भारतीय मुसलमान हूँ कि नहीं, ये मुझे साबित करना होगा। तो अब हमें किसके पास जाना होगा ये साबित करने के लिए? तो जाहिर सी बात है कि इनका मनसा जो है
जो वक्फ की जो प्रॉपर्टीज है, जो क्रीम प्रॉपर्टी सरकार मानती है, लेकिन हम तो मानते हैं कि वो हमारे धार्मिक आस्था और परंपरा के अनुसार है। अच्छा, जो भारत में जो वक्फ की प्रॉपर्टीज है वो राजा जो वक्फ बाय यूजर के तहत आता है वो राजा महाराजाओं के द्वारा दिया गया है, वो जमींदार जागीरदार ओहदार के द्वारा दिए गए। इसमें कई हिंदू राजा भी हैं। आप चितरपुर चले जाइए, वहां पर जो मस्जिद है, पिछले सीजेआई ने तो कहा भी था, ये सारी बातें रखी तो ये बेतुका सवाल खड़ा करते हुए जो नया अमेंडमेंट एक्ट 2025 को लाना, ये कहीं से भी न्याय संगत और तर्क संगत नहीं है। इससे भारतीय मुसलमानों की जो रूह है, जो आत्मा है, वो कहीं न कहीं खत्म होगी। नहीं, आपका कहना है कि ये एक बहाना है, वक्फ एक्ट निशाना मुसलमान है, ये आप कहना चाहते हैं? मुसलमान और उसकी वक्फ की प्रॉपर्टीज, उसकी जो जमीनें हैं वो निशाना है। तो क्यों निशाना? सरकार क्या चाहती है? उस जमीन का क्या करेगी सरकार? अब देखिए, सरकार तो देश के हित में लगाएगी ना। सरकार के कई बड़े सहयोगी हैं। अच्छा, आप देखिए ना, मुंबई में वो जमीन अटालिका क्या जो है, वो जो है गलत तरीका से हासिल किया हुआ, कहता है कि एक मदरसे पर बना हुआ है, हाँ, यतीम खाना है, यतीम खाना की जमीन को गलत तरीके से हासिल किया गया। उसी प्रकार कई लोग हैं जो कब्जा किए हुए वक्फ की प्रॉपर्टीज पर। दिल्ली में बड़े बड़े होटल्स और मॉल्स बने हुए हैं वक्फ की प्रॉपर्टीज पर, सरकार खुद कब्जा किया हुआ है। तो उनको जो है उन जमीनों पर अपना मालिकाना हक साबित करने के लिए, अपना दावेदारी घोषित करने के लिए इस प्रकार का एक्ट लाया गया है। तो उसके और एक और शायद आप लोग का आरोप है कि डीसी या कलेक्टर जो होगा उसको अधिकार होगा। अभी मसला ये है कि जो वक्फ बाय यूजर की जो प्रॉपर्टीज है, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं रांची में 1542 में शेर शाह सूरी ने एक मस्जिद का निर्माण करवाया, पिथौरिया नमाजगाह पिथौरिया में, हाँ, जो खतियान में दर्ज है, टूटी हुई मस्जिद के नाम पर। अब वो जमीन पर जो है कोई दावेदारी कर देगा कोई व्यक्ति कि नहीं ये तो सरकारी भूमि है, तो अब वहां पर जो नमाज वगैरह होता है वो डीसी साहब जो है उसको रोक देंगे। अब उसका निरीक्षण करेंगे, जांच करेंगे, उसके बाद उस पर सुनवाई करेंगे, फिर वो निर्णय देंगे। उसके बाद फिर क्या निर्णय देंगे आपको पता ही है कि डीसी तो सरकार का आदमी है, वो तो सरकार के पक्ष में निर्णय देगा, वो भारतीय मुसलमानों का या समुदाय के प्रति थोड़ी वो निर्णय देगा। तो इसको लेकर नाराजगी है कि भाई पहले जो वक्फ बोर्ड को और वक्फ ट्रिब्यूनल को जो अधिकार प्राप्त था, और वक्फ बोर्ड में कौन सीईओ कौन होता है, वो सरकार के अधिकारी होते हैं, सरकार के द्वारा सीईओ की नियुक्ति की जाती है। तो फिर आप जो है डीसी को वो उनका पावर दे रहे हैं, ट्रिब्यूनल का अख्तियार, ट्रिब्यूनल में जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं वो सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो आप उनके अधिकार को छीन लिए और जो है सारा इख्तियार जो है कलेक्टर को दे रहे हैं। ये यहाँ पर मैं आपसे सहमत नहीं हो पा रहा हूँ। देखिए, पहले भी जो सीईओ होता था वक्फ बोर्ड का, सरकार ही नियुक्त करती थी, तब तो आप भरोसा करते थे उस पर। हाँ बिल्कुल। तो आज भी सरकार ही नियुक्त करेगी। बोर्ड में तो हमारे जो मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो सदस्य हुआ करते थे। तो आज भी तो आपके समाज के लोग सदस्य होंगे। नहीं, पहले जो एमपी हुआ करते थे, वर्तमान एमपी या एक्स एमपी जो उसके सदस्य हुआ करते थे वो मुस्लिम हुआ करते थे। अच्छा, वो अब हटा दिया गया। अब वो मुस्लिम वर्ड हटा के अब जनरल कर दिया गया है। अच्छा। अब झारखंड राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड का सदस्य जो है निशिकांत दुबे भी बन सकते हैं। अच्छा। विधायक सीपी सिंह भी बन सकते हैं। अच्छा। उसके अलावा 2 और गैर मुस्लिम को उसमें सदस्य रखना है। अच्छा। उसके अलावा जो है आप और भी कई तरह से उसमें सीईओ भी जो है पहले उर्दू नवीन हुआ करता था। तो अब जो है वो जर्नल हो गया। तो ऐसी तो देख लीजिए ना, 4-5 तो गई सी हो गए। तो मान लीजिए कि वो 9-11 में आप कितना हो जाएंगे देख लीजिए। तो जाहिर सी बात है कि फिर वो चेयरमैन भी उन्हीं का हो जाएगा। तो चेयरमैन साहब और सीईओ साहब मिलके खेल कर देंगे। तो मसला तो यहाँ पर ये है, ये आशंका, ये डर है। बिल्कुल। हमारा जो वक्फ की प्रॉपर्टीज है, संविधान का अनुच्छेद 26 क्या कहता है कि हर धर्म समुदाय के लोग अपने संस्थानों का, अपने जो भी संपत्ति है उसका मैनेजमेंट, प्रबंधन वो खुद कर सकते हैं। तो जो हमारे धार्मिक स्थल है या जो हमारे वक्फ की प्रॉपर्टीज है उसका मैनेजमेंट हम खुद कर रहे थे। आप वो अख्तियार, वो अधिकार हमसे क्यों छीनना चाहते हैं? क्यों छीन लिए आप? इसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में गुस्सा है, रोष है, और उम्मीद करते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला हमारे हित में आएगा और फिर जो भारत के संविधान में हमें अख्तियार है वो हम उस अख्तियार का पालन करेंगे। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हक में फैसला देगा। हाँ, उम्मीद है, लेकिन भारत के संविधान ने हमें और भी अधिकार दिया है जी। हम उस अधिकार के भी आगे प्रयोग करेंगे अगर हमें लगता है कि यह न्यायोचित नहीं है तो। अच्छा, चलिए साथियों, बड़ी बात कही है एस अली साहब ने, वो यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट अगर हक में फैसला देता है तो ठीक है, और अगर कहीं ना नुकरू वाली बात हुई, इन्हें लगा कि हक तलाफी हो रही है, इंसाफ नहीं हो रहा है, तो ये कुछ और भी करेंगे। लोकतांत्रिक देश है, आज़ादी है लोकतंत्र की। मैंने जो शुरुआत में कहा था वो ये है कि बलिदान बहुत बड़ा
बड़ी चीज़ होती है बलिदान, चाहे जान का हो, प्राण का हो, ज़मीन का हो, जायदाद का हो। अब बड़े ही जिगर गुर्दे की बात होती है कि अपनी जायदाद, अपना घर, अपना मकान, सब कुछ समाज के लिए, देश हित में कुर्बान कर दिया जाए, बलिदान कर दिया जाए। और उसी पर दरअसल कब्ज़े की रस्साकशी है और इसके पीछे है क्रोनी कैपिटलिज्म और नया नया उभरता दक्षिण पंथ। चलिए साथियों, अब सारे लोग को उम्मीदें हैं, आस है। अब देखिए आगे आगे होता है क्या। लेकिन जाने से पहले दोस्तों वही आग्रह है, गुजारिश है अली साहब के आने के शुक्रिया के साथ, वो ये है कि आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और सब्सक्राइब कर लिया है तो ज्वाइन बटन दबाना हरगिज़ ना भूलें। और दोस्तों, जैसा आपका सहयोग मिलता है वैसा बना रहे, धड़ाधड़ फटाफट खटाखट वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और इजाज़त दें, आज्ञा दें। जय हिंद, जय भारत।